इसरो बर्बाद हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसरो बर्बाद हो रहा है। इसरो इज डिस्ट्रॉइंग, क्योंकि इसरो में 100 से भी अधिक वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल द फैक्टाइज नॉलेज। मैं प्रशांत, कभी फैक्ट तो कभी नॉलेज के का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जहां इसरो एक तरफ अपना नया ह्यूमन मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, मतलब स्पेस में इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है, और अभी एक नया रॉकेट विक्रम 1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई है। और इतना ही नहीं, इस संस्था में काम करने के लिए लोग बहुत ही मेहनत करके पढ़ते हैं, फिर यहाँ नौकरी पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी इसरो के वैज्ञानिक इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ दिन पहले आई द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में लिखा था कि इसरो के 100 से भी अधिक वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। जैसे कोर्ट में दावा किया गया कि इसमें से कई वैज्ञानिक गगनयान और अन्य स्पेस मिशन से जुड़े हुए हैं, और इन वैज्ञानिकों में से यू आर राव सैटेलाइट सेंटर URSC बेंगलुरु से करीब 80 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है। और वहीं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC तिरुवनंतपुरम से लगभग 20 वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी है। इस इस्तीफे में सिर्फ जूनियर ही नहीं बल्कि सीनियर्स ने भी इस्तीफा दिया हुआ है। इनमें LVM यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ स्पेडेक्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और चंद्रयान 3 के सिमुलेशन प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य रलापल्ली शामिल बताए गए हैं। खास तौर पर आदित्य रलापल्ली उस टीम का हिस्सा थे जिसने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग से पहले 1 लाख से ज्यादा सिमुलेशन टेस्ट चलाए थे और करीब 25 टेराबाइट डाटा तैयार किया था। हालांकि इस्तीफे और नामों की आधिकारिक पुष्टि इसरो से नहीं की है। इसरो में अभी हालात ठीक नहीं हैं और अधिक वैज्ञानिकों के इस्तीफा देने की खबरें चल रही हैं। इस खबर के सामने आने के बाद केंद्र सरकार के इस मामले में तुरंत दखल दिया है, जिस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि डॉस को अर्ली रिटायरमेंट के खिलाफ एक ऑर्डर लाना पड़ा। यह ऑर्डर 14 जुलाई को जारी हुआ और इस ऑर्डर में लिखा है, गगनयान जैसे मिशंस पर काम कर रहे ग्रुप ए के साइंटिस्ट और टेक्निकल स्टाफ के इस्तीफे अब आसानी से मंजूर नहीं होंगे। ऐसे मामले में अब फैसला डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ही करेगा। आखिर सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने ऐसा फैसला क्यों लिया, यह जानने के लिए सबसे पहले हमें गगनयान मिशन के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, यानी पहली बार भारत अपने ही रॉकेट और अपनी ही टेक्नोलॉजी के दम पर भारतीय एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट को करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जहां वो लगभग 3 दिन बिताएंगे और फिर सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर लौट आएंगे। यह मिशन सफल होता है तो भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा हो। लेकिन ह्यूमन स्पेस मिशन किसी नॉर्मल सैटेलाइट लॉन्च से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ दांव सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए का मिशन की नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट की जान भी होती है। इसीलिए रॉकेट से लेकर क्रू मॉडल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू एस्केप सिस्टम, री एंट्री और रिकवरी तक हर सिस्टम को बेहद कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड पर तैयार किया जाता है। किसी भी लेवल पर छोटी से छोटी चूक इस पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अनुभवी वैज्ञानिक को भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। लेकिन गगनयान के साथ साथ इसरो इस समय और भी मिशन पर काम कर रहा है। एक तरफ चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है, जिसका उद्देश्य भविष्य में चंद्रमा से सैंपल वापस लाने की तकनीकी विकसित करना। दूसरी तरफ नासा के साथ मिलकर किया जा रहा निसार मिशन, जो पृथ्वी की सतह, जंगलों और ग्लेशियर्स और प्राकृतिक आपदाओं की बेहद सटीक निगरानी करेगा। इसके अलावा वीनस ऑर्बिटर मिशन नई पीढ़ी के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन और भविष्य के लॉन्च व्हीकल पर भी लगातार काम चल रहा है। यानी इसरो इस समय एक साथ कई बड़े तकनीकी रूप से बेहद
कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर इन प्रोजेक्ट से जुड़ी अनुभवी वैज्ञानिक बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ एक संस्थान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश के कई महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम्स की स्पीड पर भी प्रभावित होता है। यही वजह है कि सरकार ने इसे एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न माना है। और दोस्तों, यह स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्यों ना हो, एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंडिया में चल रही योजनाओं का बजट इसरो के बजट से भी ज्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना, इंडिया में चल रही लाडली बहन योजना का बजट इसरो के बजट से भी ज्यादा है। यकीन ना हो तो आप इस फैक्ट को क्रॉस चेक खुद से कर सकते हैं और अधिक डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब सवाल यह है कि सरकार ने नियमों में आखिर ऐसा क्या बदलाव किया। दरअसल पहले अगर कोई वैज्ञानिक इस्तीफा देना चाहता था या वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता था तो कई मामले में संबंधित इसरो सेंटर के डायरेक्टर उस पर फैसला ले सकते थे। लेकिन 14 जुलाई को जारी इंटरनल मेमोरेंडम के बाद अगर कोई वैज्ञानिक गगनयान या किसी दूसरे क्रिटिकल नेशनल मिशन से जुड़ा है तो उसके इस्तीफे या वॉलेंट्री रिटायरमेंट का आखिरी फैसला डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करेगा। अब सवाल यह है कि सरकार ने नियमों में आखिर ऐसा क्या बदलाव किया। दरअसल पहले अगर कोई वैज्ञानिक इस्तीफा देना चाहता था या वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता था तो कई मामले में संबंधित इसरो सेंटर के डायरेक्टर उस पर फैसला ले सकते थे। लेकिन 14 जुलाई को एक नए इंटरनल मेमोरेंडम के बाद अगर कोई वैज्ञानिक गगनयान या किसी दूसरे क्रिटिकल नेशनल मिशन से जुड़ा हुआ है तो उसके इस्तीफे या वॉलेंट्री रिटायरमेंट पर आखिरी फैसला डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करेगा। आखिर ऐसी नौबत आई क्यों कि इसरो से इतने कम समय में 100 से भी ज्यादा वैज्ञानिक बाहर जाने लगे। इसरो या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अब तक इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया है कि वैज्ञानिकों के इस्तीफे के पीछे आखिर असली वजह क्या है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और स्पेस सेंटर से जुड़े जानकारों के मुताबिक इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव पिछले कुछ सालों में भारत के स्पेस सेक्टर में आया है। एक समय था जब स्पेस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने वाले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए इसरो सबसे बड़ा ऑप्शन हुआ करता था। लेकिन साल 2020 में सरकार ने स्पेस सेक्टर में बड़े सुधार किए। प्राइवेट कंपनीज के लिए इस सेक्टर को खोला गया और इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की स्थापना की गई ताकि निजी कंपनियां भी लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट और दूसरी स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर सकें। इसके बाद भारत का प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम तेजी से बढ़ने लगा। आज देश में 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सल्स, पेलेट्रिक्स एरोस्पेस और ध्रुवा जैसी कंपनीज रॉकेट, सैटेलाइट प्रोपोर्शनल सिस्टम और स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। ऐसी कंपनीज को सबसे ज्यादा उन वैज्ञानिकों की जरूरत होती है जिन्हें रॉकेट डिजाइन, प्रोपल्शन, सैटेलाइट सिस्टम, मिशन प्लानिंग और स्पेसक्राफ्ट इंटीग्रेशन का सालों का अनुभव हो, और यही अनुभव इसरो के वैज्ञानिकों के पास होता है। ऐसे में अब उनके सामने पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में एक और वजह का भी जिक्र किया गया है और वह है बेहतर सैलरी और करियर ग्रोथ। इसरो के वैज्ञानिक सरकारी स्ट्रक्चर के तहत काम करते हैं, वहीं प्राइवेट कंपनीज कई मामले में ज्यादा सैलरी, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव EIOPC यानी एम्प्लॉयज स्टॉक ओनरशिप प्लान्स और तेजी से करियर ग्रोथ जैसे अवसर देती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिक बेहतर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलने पर प्राइवेट सेक्टर का रुख कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात कही गई है। स्पेस मिशंस कई साल तक चलते रहते हैं और कई बार वैज्ञानिकों को लगातार हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग रिसर्च एनवायरनमेंट या करियर प्रोफेशंस की वजह से भी नई जगहों का चुनाव करते हैं। हालांकि यह एक और बात साफ कर देना बेहद जरूरी है कि यह सभी संभावित वजह और मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ के विश्लेषण पर आधारित हैं। इसरो ने इनमें से किसी भी वजह को ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के जाने का मतलब यह है
कि इसरो किसी बड़े संकट का सामना कर रहा है। इस सवाल पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बड़े संगठन में एंट्रीशन यानी कर्मचारियों का नौकरी छोड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है। उनके मुताबिक इसरो में अभी 14,600 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं और यहाँ आपको 20 रेजिग्नेशन कम लग सकता है। अगर कोई अनुभवी वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई मिशन रुक जाएगा। न्यू जॉइनिंग्स लगातार होती रहती हैं और अलग अलग टीम्स मिलकर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाती रहती हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अनुभवी वैज्ञानिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि सालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उतना ही मायने रखता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में ब्रेन ड्रेन शब्द की चर्चा हो रही है। ब्रेन ड्रेन का मतलब सिर्फ कर्मचारियों का नौकरी छोड़ना ही नहीं होता। इसका मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से सालों का अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और समय के साथ तैयार हुए इंस्टीट्यूशनल नॉलेज का बाहर जाना। ऐसे लोगों की जगह नए वैज्ञानिक जरूर ले सकते हैं, लेकिन उस लेवल का एक्सपीरियंस हासिल करने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह स्थिति सिर्फ भारत में ही है। चीन भी इसी तरह के ब्रेन ड्रेन से गुजर चुका है, जहां उसके टॉप स्टूडेंट्स विदेश चले जाते हैं। लेकिन चीन ने इसे बदलने के लिए एक प्लान बनाया। चीन ने 2008 में 1000 टैलेंट प्रोग्राम शुरू किया। इस प्लान के जरिए जो साइंटिस्ट वापस चीन आते हैं उन्हें लाखों डॉलर तक का बोनस, 1 मिलियन युआन तक की रकम दी जाएगी। रिसर्च के लिए भी बड़ी ग्रांट मिली और स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसा दिया गया था। इस बात का भी असर हुआ। वहाँ 2002 में सिर्फ 14% स्टूडेंट वापस आते थे, लेकिन 2019 तक यह नंबर 82% हो गया। चीन ने अपने ब्रेन ड्रेन को गेन में बदल दिया। भारत ने भी इसी तरह की कोशिश की। रामानुजम फ्लेशिप और वज्रा स्कीम, इन स्कीमों का मकसद कुछ ऐसा ही था कि जो विदेश में काम कर रहे साइंटिस्ट हमारे इंडियंस हैं उन्हें वापस लाना। एक और स्कीम चालू हुई थी, पीएम रिसर्चर चेयर स्कीम। इस स्कीम के जरिए स्टूडेंट को टॉप रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलता, जहां 14 करोड़ तक के पैकेज की बात कही गई। लेकिन यहां वो ग्रोथ नहीं दिखी जैसे चीन में दिखी थी। हालांकि ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि इन इस्तीफे से गगनयान, चंद्रयान या कोई अन्य मिशन प्रभावित हुआ हो। अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि सब ठीक चल रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल द फैक्टाइज नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।